हेलो स्टूडेंट्स, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशीष जैन। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स को बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट माना गया है। यह माना गया है कि इसे पढ़ना, इसे समझना बहुत कठिन है। तो आपके इस भारी भरकम सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये भारी भरकम टीचर आशीष जैन आप सभी के बीच में हैं। आपको मैथमेटिक्स को पढ़ाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगा। इतने इंटरेस्ट से टॉपिक को आपको क्लियर करेगा कि मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। मैथमेटिक्स आपको बर्डन नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स आपके सिर में दर्द नहीं होगा। अब मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप सभी के बीच में जाएगी। अब बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन के लिए मैथ्स को चुना है तो आपने बेस्ट चॉइस आपने ली है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके करियर का बेस बनने वाला है, आपका आधार बनने वाला है। जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, किसी कंपटीशन को आप फेस करेंगे, तो मैथमेटिक्स वहाँ आपको निश्चित तौर पर पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपने अभी से मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो मैथमेटिक्स के फंडे बहुत क्लियर तरीके से आप सभी के पास रहेंगे। मैथमेटिक्स के प्रति आप कंफर्टेबल रहेंगे और किसी भी कंपटीशन को बहुत आराम से आप फोड़ देंगे। तो लीजिए, हम ले रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासें 11वीं के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, अभी ये 7 डेज ट्रायल क्लासेज हैं। इनमें पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको बेस सिखाया जाएगा। तो अब मैथमेटिक्स के बेस सिखाए जा रहे हैं, आपको बेसिक बातें आपको बताई जा रही हैं। जब भी 11वीं की मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है तो 11वीं की मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है सेट। हिंदी वाले बच्चे सेट को बोलते हैं समुच्चय। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेट के बारे में, माने समुच्चय के बारे में। सबसे पहले हम बात करें सेट क्या। जब आप बुक में जाते हैं, आप किसी बुक को फॉलो करते हैं, किताब में पढ़ते हैं, कोई टीचर आपको लैंग्वेज सिखाता है तो आपको बताता है सेट क्या है। तो कहता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। क्या कहा मैंने? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। ध्यान से सुनना है बच्चे, पहला स्टेटमेंट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। ये डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट भी करनी है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इस वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुएं। सुपरिभाषित वस्तुएं, इस सुपरिभाषित का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है जिसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए एक जैसी है, जिसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए समान है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अप टू 2020, यानी कि 2020 तक जो प्रधानमंत्री हुए उनका नेम बताइए। अब मान लो क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं 20 स्टूडेंटों से बात करूँ, हर स्टूडेंट से पूछूं, जिस स्टूडेंट को देश के प्राइम मिनिस्टर्स के नेम याद होंगे उन सब के आंसर सेम होंगे। यानी इन नामों को जब आप कलेक्ट करोगे तो इस कलेक्शन का नाम है वेल डिफाइंड। इसे बोलेंगे वेल डिफाइंड। आपसे कहा जाए कि बताइए नेम द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताइए। तो अगर स्टेट्स के नाम आपको याद है तो सारे स्टूडेंट एक जैसा ही आंसर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नेम आप बताएंगे इनका जब हम कलेक्शन करेंगे, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा। और जब हम इन्हें इंडिकेट करेंगे एक जगह तो इसे कहेंगे सेट। तो क्या डेफिनेशन हुई? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि साहब आपने जो एग्जाम्पल दिए वेल डिफाइंड के एग्जाम्पल दिए, ऐसे एग्जाम्पल भी तो दो जो वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर आप उन जानवरों के नाम बताइए, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। अब इसका आंसर अगर आपसे मैं पूछूंगा तो इसका आंसर हर किसी के लिए अलग अलग मिलेगा। हर व्यक्ति इसका आंसर अलग अलग देगा। किसी के लिए तो गली का घूमने वाला कुत्ता भी खतरनाक है, किसी घर में एक पालतू पेट है, पालतू कुत्ता है, वो खतरनाक है। किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखा होगा आपने
गली में कुत्ते घूम रहे हैं, एक आदमी को उस गली को पार करना है, एक आदमी डर डर के निकलता है, उसके लिए वह कुत्ता खतरनाक है। एक आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो उस गली को बड़ी आराम से क्रॉस कर जाता है। यानी कुत्ता हर किसी के लिए खतरनाक नहीं है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मच्छर। किसी को मच्छर आया, मच्छर को देखा, मच्छर से फर्क नहीं पड़ता। किसी को मच्छर देखते ही हो मच्छर खाएगा, मच्छर खाएगा, मच्छर खाएगा, कमरे से भाग लेगा। यानी जब इन नामों को आप कलेक्ट करेंगे, इन नामों का जो कलेक्शन होगा, यह कलेक्शन सेट नहीं कराएगा। क्या डेफिनेशन बनी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। मैं आपसे कहूँ, आप उन सब्जेक्ट के नाम बताइए जो मोस्ट डिफिकल्ट है। अब हर व्यक्ति के लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। कुछ को इंग्लिश टफ लगती है, कुछ को मैथ्स टफ लगती है, कुछ को फिजिक्स टफ लगती है, किसी को अकाउंटेंसी टफ लगती है, किसी को बीएसटी टफ लगता है, किसी को इकोनॉमिक्स टफ लगता है, किसी को साइकोलॉजी टफ लगता है। तो हर व्यक्ति इसका आंसर अलग अलग देगा। किसी के लिए मैथ कंफर्ट जोन है, किसी के लिए मैथ डिफिकल्टी जोन है। तो मैथ किसी के लिए टफ है, किसी के लिए टफ नहीं है। यानी इनका जब कलेक्शन करोगे तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, और जब ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तो आप इसे सेट नहीं कह पाएंगे। पहली बात, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? बोलिए बोलिए, सबके लिए बोल कर बोलिए, बोलिए, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रहना है, बोलना पड़ेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? द डेफिनेशन ऑफ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा, इसे ही हम बोलेंगे सेट। अब जब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट का जो प्रेजेंटेशन होता है दो तरीके से होता है। दो तरीके से आप किसी सेट का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। कौन कौन से दो मेथड हैं? एक मेथड होता है रोस्टर, और एक मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड यूज किए गए हैं। एक मेथड है रोस्टर, एक मेथड है रोस्टर, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर। दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है? रोस्टर मेथड के अंदर ये वाला ब्रैकेट, बोलो भाई क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट को? इस ब्रैकेट को बोलते हैं करली ब्रैकेट। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट। रोस्टर मेथड में तो करली ब्रैकेट में एलिमेंट होंगे, परंतु उन एलिमेंट के बीच में कोमा लगा हुआ होगा, दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करेगा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग कर देगा। ये रोस्टर मेथड है। जबकि सेट बिल्डर मेथड के अंदर क्या होगा? करली ब्रैकेट यहाँ भी होगी, लेकिन इस करली ब्रैकेट में एक लैंग्वेज होगी। आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना सीखना पड़ेगा। जो उस लैंग्वेज को पढ़ सकता है, जो उस लैंग्वेज को सीख सकता है, वही उस सेट को समझ सकता है। जो उसे नहीं सीख सकता वो उसे नहीं समझ सकता। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हो गए, एक हो गया रोस्टर मेथड, एक हो गया सेट बिल्डर मेथड। हिंदी वाले बच्चे रोस्टर को तो रोस्टर भी बोलते हैं, सेट बिल्डर को बोलते हैं समुच्चय निर्माण पद्धति। समुच्चय निर्माण पद्धति। हालांकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाला बच्चा बड़े आराम से उस पूरी लैंग्वेज को समझ पाता है, क्वेश्चंस कर पाता है, उसको लैंग्वेज से गुजारा फर्क पड़ता नहीं। बोलो भाई, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हो गए? दो। कौन कौन से मेथड हो गए? एक हो गया रोस्टर, दूसरा हो गया सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड में क्या होता है? रोस्टर मेथड में एक करली ब्रैकेट होता है, एक मंझला ब्रैकेट होता है, उसमें एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट कोमा से सेपरेट करता है, यानी कोमा से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। जबकि सेट बिल्डर में क्या होता है? एक करली ब्रैकेट में एक लैंग्वेज होती है, आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है, आपको उस लैंग्वेज को समझना पड़ता है, और जब आप उस लैंग्वेज को समझ लेते हैं तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेट से संबंधित दे सकते हैं। तो रोस्टर मेथड तो हर किसी के लिए पढ़ना आसान है, परंतु सेट बिल्डर वही पढ़ पाएगा जो वास्तव में मैथमेटिक्स को पढ़ रहा है, जो मैथमेटिक्स को समझ रहा है, जिसने इस टेक्निक को सीख लिया है, जिसने इस पद्धति को सीख लिया है, वही सेट बिल्डर भी सेट को समझ पाएगा। क्लियर? तो रोस्टर मेथड में क्या? एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट कोमा से सेपरेट करता है। देखो जरा, जैसे मैंने करली ब्रैकेट बनाया, यहाँ लिखा 1 2 3 4, और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे सर देखो इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो मैंने पूछा भाई कौन से? सर एक 1, एक 2, 3 और 4, ये 4 एलिमेंट। कोमा ने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट कर दिया है।
लेकिन मान लो मैं ऐसे बोलूं, अब बताओ कितने एलिमेंट है? सर एक ही है। कौन है? 1234, एक ही एलिमेंट है। अब कितने एलिमेंट है? अब सर दो हैं। कौन कौन से? 12 और 34। इसका मतलब क्या हुआ? कोमा एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने का काम करता है। ये कौन सा मेथड है? ये रोस्टर मेथड। अब बात करनी है अपने को सेट बिल्डर। मैंने आपसे कहा सेट बिल्डर को एक लैंग्वेज से समझा जाता है और वह लैंग्वेज वही पढ़ सकता है जिसने इस लैंग्वेज को सीखा है। तो पहले आपको लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है। सारे बच्चे ध्यान दें, इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कुछ चिन्ह हैं, कुछ साइन हैं। आपको उन साइनों को पहले सीखना पड़ेगा। उस साइन में जो हमारा पहला साइन है, फर्स्ट जो साइन आपको सीखना है, फर्स्ट साइन कौन सा है? फर्स्ट साइन हमारे पास ये वाला है, ये। इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। एक दोबारा देखिए, ये बिलोंग्स टू। ये साइन बिलोंग्स टू का साइन। तो पहला साइन ये वाला है, इस साइन क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। अब हिंदी वाले बच्चे कहेंगे साहब हिंदी में बताओ। भाई हिंदी वाले बच्चे भी इस साइन को बिलोंग्स टू ही पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है, इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू। अच्छा, अब बिलोंग्स टू इस साइन के लिए कब करते हैं? अगर कोई एलिमेंट सेट से रिलेटेड है तो उसके लिए इस साइन को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है मेरे पास, एक सेट ए, तो ए में लिखा हमने 2 4 6, ठीक। बोलो ये जो 2 है ये सेट का एलिमेंट है या नहीं? अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। बोलो 2 इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है? हाँ है ना, 2 एलिमेंट है। क्योंकि 2 इस सेट का एलिमेंट है तो बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब 2 इस सेट का एलिमेंट है। अब बोलो क्या 1 इस सेट ए का एलिमेंट है? बताओ, मैं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 डजंट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू का साइन लगाइए, काट दीजिए। इसका मतलब है 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बोलो क्या 2, 4, लेकिन 2 और 4, बोलो क्या ये इस सेट को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? हाँ साहब करते हैं। तो देखो हमने बिलोंग्स टू का साइन लगाया, लेकिन क्या ध्यान दें, मैं लिखा 2। बोलो क्या ये 2 इस सेट को बिलोंग करता है? अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां ज्यादातर बच्चे बोलते हैं हाँ सर बिलोंग करता है। देखो 2 सेट में, लेकिन आपको पढ़ना सीखना है। क्या ये 2 लिखा हुआ है? नहीं, ये 2 नहीं लिखा हुआ। क्या ये 2 4 6 लिखा हुआ है? नहीं, ये 2 4 6 लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेट ऑफ 2 4 6। सेट लिखा हुआ है, लेकिन सेट है, किसका सेट है? ये 2 4 6 का सेट है। ये 2 4 6 का सेट है। ऐसे जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये तो 2 और 4 एलिमेंट है। क्या 2 4 सेट ए में है? हाँ सर है। तो हमें बिलोंग्स टू लगाए। लेकिन अगर हमने ये लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सेट ऑफ 2, यानी कि 2 का समुच्चय, 2 का सेट। बोलो क्या 2 का सेट ए को बिलोंग करता है? नहीं, 2 बिलोंग करता है, 2 का सेट बिलोंग नहीं करता है। किसका सेट बिलोंग करता है? 2 4 6 का सेट तो बिलोंग करता है, लेकिन 2 सेट ऑफ 2 ए को बिलोंग नहीं करता। तो हम कहेंगे 2 डजंट बिलोंग्स टू ए। 2 ए को बिलोंग नहीं करता है। तो सबसे पहला जो साइन आपको सीखना है, वो साइन आपको सीखना है बिलोंग्स टू का साइन। सबसे पहले क्या सीखना है आपको? बिलोंग्स टू का साइन। आप ये भी कॉपी में सब नोट करें। एक सेट ए है, एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक। बोलो सारे बच्चे मिलकर बोलो 1, ये मैंने ब्रेन लगा दिया। ए फिर लिखा मैंने 4, ए फिर लिखा मैंने सेट ऑफ 2 ए, फिर मैं लिखता हूँ 3 4 6 ए, फिर मैं लिखता हूँ 3 4 5। आपको इन सारे क्वेश्चंस के अंदर या तो बिलोंग टू लगाना है या डज नॉट बिलोंग टू लगाना है।
बोलो फर्स्ट में बताओ क्या आएगा? बिलोंग आएगा कि बिलोंग नॉट बिलोंग टू आएगा? 1 क्या ए को बिलोंग करता है? 1 हाँ सर ए को बिलोंग करता है, बता दें बिलोंग। क्या 4 ए को बिलोंग करता है? हाँ सर करता है, बिल्कुल लगाओ बिलोंग। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज नॉट टू, दिस इज सेट ऑफ 2। क्या सेट ऑफ 2 ए को बिलोंग करता है? 2 तो है पर सेट ऑफ 2 नहीं करता। क्या 3 4 6 3 4 तो है पर 6 तो है ही नहीं, तो क्या 3 4 6 ए को बिलोंग करता है? नहीं करता। क्या सेट ऑफ 3 4 5 देखो 3 4 5 तो है पर सेट ऑफ 3 4 5 ये को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि सेट बिल्डर की लैंग्वेज को सीखने के लिए या सेट बिल्डर की भाषा को पढ़ने के लिए पहले जरूरी है कि आपको इसके जो साइन हैं वो साइन समझ में आनी चाहिए। और हमारा जो पहला साइन था ये वाला साइन था। क्या बोला हमने साइन को? हमने कहा ये तो है बिलोंग्स टू और ये है डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू किसके लिए आता है? अगर वो सेट का एलिमेंट है तो उसके लिए बिलोंग टू आएगा। ये पहला साइन आपके दिमाग में क्लियर करना है, सारे बच्चे नोट कर लें। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब इफ द एलिमेंट इज रिलेटेड टू द सेट वी कैन यूज बिलोंग्स टू। अगर वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है, अगर वह अवयव उस सेट से संबंधित है तो आप बिलोंग टू का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, यह बिलोंग नहीं करता है। पहली बात। दूसरी बात, ये साइन, ये ज्यादातर बच्चों ने साइन पढ़ा हुआ है, उन्होंने पढ़ा हुआ रेशियो, अनुपात, लेकिन जब सेट में साइन लगा हुआ होगा तो रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है। इसका मतलब है सच दैट आप ये 2 बिंदियां अनुपात जैसी बिंदियां यूज कर सकते, रेशियो ऐसी पॉइंट यूज कर सकते हैं, या आप इसका मतलब भी है सच दैट। अब सच दैट के लिए 2 बिंदियां भी सच दैट है और ऐसे आप करोगे ये भी सच दैट। सच दैट ऐसा है कि, ऐसा है कि। अब 2 साइन क्लियर हो गए आपके दिमाग में, एक तो बिलोंग्स टू और एक 2 बिंदी, ये इसको बोलते हैं सच दैट। अब आपने 10th क्लास तक कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अभी तक उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, नई बातें मैं धीरे धीरे ऐड करता जाऊँगा। आपने पढ़ा होगा एन। एन का मतलब क्या? एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले और पूरे पूरे नंबर, होल नंबर जो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर। पहली बात, आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। एक होता है जेड, क्या बोलते हैं जेड को? जेड को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर पॉइंट के नंबर नहीं आते, इंटीजर्स के अंदर पूरे पूरे नंबर आते हैं, लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब के सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इनको हम किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं। एन का मतलब नेचुरल नंबर, जेड का मतलब इंटीजर्स। एक और वर्ड है, वो वर्ड है आर। ये बड़ा काम है आर। आर का मतलब क्या? रियल नंबर। आर का मतलब क्या? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? -∞ से +∞ तक के सारे नंबर रियल हैं। क्या होता है रियल नंबर? -∞ से +∞ तक के सारे नंबर कैसे हैं? रियल हैं। अब दिमाग में आता है इसका मतलब नंबर सारे रियल ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। नंबर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। अभी डिस्कशन करेंगे भी आपसे। इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। हम डिस्कशन करेंगे कि काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। नंबर रियल भी होते हैं, नंबर इमेजिनरी भी होते हैं। तो -∞ से +∞ तक के जितने भी नंबर हैं वो रियल है, उनके अलावा कौन से इमेजिनरी है उन पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। रियल नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? आर से इंडिकेट करते हैं। दोबारा रिपीट करो, पहले क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एन से। इंटीजर्स को जेड से, रियल नंबर को आर से। सेट क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। सेट को रिप्रेजेंट करने कितने मेथड्स हैं? 2। कौन कौन से? रोस्टर और सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट होते हैं, बीच में कोमा लगता है।
सेट बिल्डर में क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज पढ़ने के लिए कौन कौन से साइन आपको आने चाहिए? पहला साइन आना चाहिए आपको बिलोंग्स टू, दूसरा आना चाहिए सच दैट, और तीसरा आना चाहिए ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इन सब का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। जब इन सब चीज़ों की नॉलेज आपके पास होगी तो फिर आप सेट बिल्डर के अंदर किसी भी सेट को पढ़ पाएंगे, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे, किसी भी लैंग्वेज को आप सीख पाएंगे। क्लियर सबको? अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि सेट बिल्डर में आप किसी लैंग्वेज को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से सेट बिल्डर में आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्या प्रारूप होगा, क्या फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट के अंदर आपको इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा ए, देखिए ध्यान देना, ए यह लिखा हमने एक्स, दो बिंदी लगी पड़ी, एक्स लिखा हुआ है। ध्यान देखो, आपको समझ में आ रहा, आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, एक्स, इसका मतलब सच दैट, एक्स ये साइड किसका हो गया, बिलोंग्स टू, एन, एन माने नेचुरल नंबर, एक्स इसका मतलब क्या, एक्स लेस देन 4, एक्स 4 से छोटा है। क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 4, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके पास। अब देखिए ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज का नाम सेट बिल्डर लैंग्वेज। अब मैंने क्या कहा, इस लैंग्वेज को वही समझ सकता है जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है। जो सबसे पहले लिखा गया है वो क्या है, सेट का एलिमेंट, यानी कि सेट के एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा वो एलिमेंट क्या है, ये कहता है एक्स ऐसा है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स तो एक नेचुरल नंबर, यानी कि सेट का एलिमेंट एक नेचुरल नंबर है। और पता है नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटिव होते हैं। अब कौन सा है, क्या कहता है, एक्स की वैल्यू 4 से कम चाहिए। अब मुझे बताओ 4 से कम नेचुरल नंबर कौन से, बोलो कौन से, 1 2 3, क्या 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट। कौन कौन से हो गए, 1 2 3। तो अब क्या लिखेंगे, अगर ये तो लिखा हुआ है सेट बिल्डर में, और अगर हमें रोस्टर में लिखना पड़ा तो हम कहेंगे एक तो एलिमेंट 1 है, एक 2 है और एक 3। क्लियर? एक बात दोबारा समझो इसको, हमने लिखा a बराबर जब x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन और इक्वल टू 5। पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x की वैल्यू तो है 2n, समझो कि x क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। x इक्वल टू 2n का मतलब x की वैल्यू 2n से आई। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है, 5 या 5 से कम। अब बताइए क्या n इस सेट का एलिमेंट है, नहीं था। कौन है, x है सेट का एलिमेंट, n नहीं है, n की वैल्यू 5 या 5 से कम है। n की जो वैल्यू है वो सेट का एलिमेंट नहीं है, सेट का एलिमेंट तो x है। और x कैसे आता है, 2n से आता है। तो n की वैल्यू 5 या 5 से कम है, तो मुझे बताओ 5 या 5 से कम नेचुरल नंबर कौन से, 5 4 3 2 और 1। कौन कौन से हैं, 5 4 3 2 1, ये तो n की वैल्यू है। और x इक्वल टू 2n से आए, रखो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 कम 2, 2 1 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8 और 5 रखोगे तो 10। तो देखो इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एक तो होगा 2, एक 4, एक 6, एक 8। आई बात समझ में आपको? मैं आशा कर रहा हूं कि अब आपको थोड़ा थोड़ा सेट बिल्डर, रोस्टर, इसमें लैंग्वेज को पढ़ना, सेट को पढ़ना आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन, सारे बच्चे मेरे साथ करके देखें इसको। सारे बच्चों को देखना है कि अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू x
such that x is equal to n upon n plus 1, n belongs to n और n is less than or equal to 4। ये लिखा हुआ है किसके अंदर? सेट बिल्डर के अंदर। और मैंने आपसे कह दिया है भाई मुझे तो इसको रोस्टर में कन्वर्ट करके बताइए। पढ़ो 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 सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ो। x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो बोलो इस सेट का एलिमेंट कौन, n या x? जो यहाँ सबसे पहले लिखा गया है वही सेट का एलिमेंट है। सेट का एलिमेंट कौन? x। x की वैल्यू कैसे आएगी? n अपॉन n प्लस 1 से आएगी। और n क्या है? 4 या 4 से कम है। तो बोलो 4 या 4 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पहले n की जगह 1 रखेंगे, फिर हम 2 रखेंगे, फिर हम 3 रखेंगे और फिर हम 4 रखेंगे। रखो भाई a इक्वल टू पहले n की जगह रखेंगे 1, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 1 प्लस 1 2 तो हो गया 1/2। एक एलिमेंट तो 1/2 है। अब रखेंगे 2 रखो, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर बन गया 2/3। यहाँ कितना होगा? 3 रखने पर 3/4। 4 भी रख सकते हैं 4/5। क्या बन गया? ये बन चुका है हमारे पास रोस्टर मेथड के अंदर सेट, जो हमें सेट बिल्डर में लिखकर कहा गया था। क्लियर? एक और क्वेश्चन करके देखिए। आपसे कहा गया a is equal to x such that x is a vowel of English alphabet। क्या बोला? x such that x ऐसा है, कैसा है? x is a vowel of English alphabet। x तो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है। अब मुझे बताइए इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल कौन कौन से? इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल होते हैं ए, वोवल जानते हो ना भाई? हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं स्वर, कुछ कहते हैं सुअर, सुअर नहीं स्वर। कौन कौन से स्वर हैं? कौन कौन से वोवल हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। यानी कि अगर मुझे कहा गया इसे रोस्टर में लिखिए तो हम कहेंगे ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास सेट के एलिमेंट हो गए हैं। आ रहा है सभी को? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। वापस अपने आपको रिकॉल करने एक बार कि आपको ये बात, आपको साइन बिलोंग्स टू साइन समझ में आता है। आपको समझ में आता है सच दैट। आपको समझ में आता है कि सेट के लिए 2 मेथड होने वाले हैं, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। 2 मेथड आपके पास रहने वाले हैं। चलिए पक्का? चलो क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। कालिदास ने जो बुक लिखी उनका जो कलेक्शन होगा वह कलेक्शन सेट है या नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? सेट है। तो कालिदास ने अगर बुक लिखी, मैं 4 बच्चे बिठा दूँ, तू बता कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तू बता कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तू बता कालिदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी। कालिदास ने किताबें तो नहीं लिखी हैं, तो निश्चित किताबें लिखी। तो अगर आपको पता है, आपको इसका ज्ञान है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, तो सारे स्टूडेंटों के जो आंसर होंगे वो इस आंसर सबके एक जैसे ही होंगे। तो बोलो इस कलेक्शन को सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ साहब बोलेंगे। एक और क्वेश्चन सबसे पूछो मैं, सारे बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लासेस से हमसे जुड़ रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछना है? नेम योर फेवरेट टीचर्स। अपने फेवरेट टीचर्स का नाम बताइए मेरे अलावा। हाँ था मेरा नाम मतलब लेना सबके सब, मेरे को तो आप कॉमन मान लें, बाकी बोले। हाँ बताओ। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं उन सब क्वेश्चंस, उन सारे स्टूडेंटों के दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आ रहा है। किसी के फेवरेट टीचर्स कुछ और हैं, किसी के फेवरेट टीचर्स कुछ और हैं। इसका आंसर सारे के सारे बच्चों को एक जैसा मिलने वाला नहीं है। तो बोलो जब ये कलेक्शन होगा तो इस कलेक्शन को क्या हम सेट कह पाएंगे? हम इसको सेट नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो कलेक्शन है यह वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि सब के सब इसका आंसर एक जैसा देने वाले नहीं है। पक्का?
तो सेट क्या है ये क्लियर हो गया होगा। सेट के लिए रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ये क्या है ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर क्या है, रोस्टर क्या है, इस मेथड के बारे में अब आपको जानकारी बहुत अच्छे से हो रही होगी, आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्लियर? अब जब आपने इतना सीख लिया, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट। सेट कितने टाइप? जब सेट के टाइप की हम बात करते हैं तो सेट का जो पहला टाइप आता है वो आता है नल सेट। क्या आता है? नल सेट। नल सेट को कई बार एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। हिंदी वाले बच्चे नल सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय। नल सेट, नल सेट क्या? नल सेट क्या? नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। घर है, घर खाली है, घर में ताला तो लगा पड़ा है लेकिन घर में कोई आदमी नहीं है, खाली है। घर तो है, सेट तो है। मतलब कई बच्चे कहते हैं सब है ही नहीं, रिक्त समुच्चय मतलब सेट है ही नहीं। अरे है तभी तो रिक्त है। घर खाली है तभी तो घर है, तभी तो खाली बोलोगे। अगर घर ही नहीं है तो आप उसे खाली कैसे बोलोगे? ऐसा तो होने सरा कि आप जाएं सड़क पे जाएं, देखो साहब ये घर खाली पड़ा है। अरे भाई सड़क है तो, लेकिन किसी घर में आपके पड़ोस में घर है, उसमें ताला लगा पड़ा है, कोई भी उस घर में नहीं रहता है, तभी तो आप कहोगे साहब खाली है। तो रिक्त समुच्चय क्या? जो खाली। घर तो है, सेट तो है, लेकिन वो खाली पड़ा है, उसे बोलते हैं अपन एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है वो रिक्त है। जो एम्प्टी सेट होता है इसको या तो 5 से इंडिकेट करते हैं, ये 5, या खाली घर बना दो, खाली होता है सेट, खाली छोड़ दो, कर्ली ब्रैकेट बनाओ, खाली छोड़ दो, ये क्या बन गया? एम्प्टी हो गया। तो या तो आप इसे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखिए, कई बच्चे गलती ये कर जाते हैं, इस 5 को कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट में 5 है तो घर खाली कहाँ रहा? घर के अंदर 5 है, फिर ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। एम्प्टी सेट में 5 तो होगा लेकिन वो किसी भी सेट के अंदर नहीं होगा। ये कौन सा सेट हो गया? ये हो गया एम्प्टी सेट। तो क्या हुआ एम्प्टी सेट? द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे दूं, बोलो मैं आपसे पे कहता हूं कि आप 1 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, स्मॉलर देन 1, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 1, आप इनका सेट बनाइए। बोलो जब आप इन्हें बनाएंगे तो क्या ये जो सेट बनेगा, ये सेट बनेगा, ये क्या ये सेट बनने वाला है आपका, ये सेट के में एलिमेंट बनेंगे क्या आपके पास के? आपको पता है ना नेचुरल नंबर कभी एक छोटा होता ही नहीं है, तो ये सेट खाली रह जाएगा। और जब ये सेट खाली रह जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ये तो एम्प्टी सेट है। मैं कहता हूं इस अर्थ के ऊपर उन लोगों के नाम बताइए जिनकी एज 400 साल से ज़्यादा है। बोलो बोलो आंसर दो। 400 साल से ज़्यादा है। बोलो क्या इस अर्थ पर ऐसा कोई प्राणी है, ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई इंसान है क्या जिसकी एज 400 साल से ज़्यादा है? ऐसे व्यक्तियों के नाम आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इनका सेट बनाओगे तो इनका सेट हमेशा खाली रहेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। इसे क्या बोलोगे? दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज नल सेट। नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 बनाओ या घर खाली छोड़ दो। तो ध्यान रखना, कुछ जब टीचर्स इसे पढ़ाते हैं या कुछ बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो खाली का मतलब कहते हैं सेट ही नहीं है। जब खाली है मतलब सेट ही नहीं है। अरे कोई चीज़ होगी तभी तो खाली होगी। मैदान खाली है, अरे मैदान तो होना चाहिए भाई। कई बच्चे बिना मैदान के मैदान खाली है, तो भाई मैदान होगा तभी तो खाली होगा। तो कोई घर बनेगा तभी तो आप उसे खाली बोलोगे, ऐसा थोड़ी कि आप किसी भी चीज़ खाली घर बोल दोगे। तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि नल सेट का मतलब द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ये सेट का पहला टाइप, फर्स्ट टाइप सेट का मैंने बता दिया है। अब सेट के टाइप पर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मुझे एक वर्ड और क्लियर आपको करना पड़ेगा। उस वर्ड का नाम है कार्डिनल नंबर। क्या नाम है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। ये नाम है कार्डिनल नंबर।
भाई हिंदी वाले बच्चे परेशान मत हो। कई बार हिंदी वाले बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर जी आप तो सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, हमें समझ में कैसे आएगा? ये भगवान जाने आपने क्या नंबर लिख दिया, कार्डिगन नंबर, जैसा कार्डिगन नंबर, मैथ में कार्डिगन नंबर। कपड़ा बेच रहे हो या मैथ पढ़ा रहे हो? भाई हिंदी वाले बच्चे भी इसे कार्डिगन नंबर ही बोलते हैं, हिंदी में इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। हिंदी वाले बच्चे भी इसका नाम कार्डिनल नंबर ही बोलते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। किसी भी समुच्चय में जितने एलिमेंट होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर है। जैसे कि हमने एक सेट लिखा ए और इसमें लिख दिया मैंने 1 2 3। बोलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? सारे बच्चों का आंसर एक ही होगा, सर इसमें तो 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो हम कहेंगे इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है। अब कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितना है? 3। यानी ए सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। एन ए का मतलब है ए सेट में कितने एलिमेंट। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही तो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। इफ द सेट इज बी, इट्स कार्डिनल नंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एन बी। If the set is D, its cardinal number is represented by ND. And what is the meaning of ND? The meaning of ND is number of element in set D. Set D में कितने एलिमेंट हैं वो उसका कार्डिनल नंबर बनेगा। अब एक क्वेश्चन है सभी बच्चों को, बताइए जो नल सेट होता है उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो जरा बताओ, जो नल सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? एक भी एलिमेंट नहीं होता। उसका मतलब कार्डिनल नंबर कितना होगा उसका? 0। नल सेट का कार्डिनल नंबर 0 है। और नल सेट का कार्डिनल नंबर 0 क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर सारे बच्चों को? अब 2 बातें क्लियर हो गई सबको। मैंने एक सेट का टाइप बताया था आपको, नल सेट, वो दिमाग में क्लियर हो रहा है। एक मैंने आपसे बात करी है कार्डिनल नंबर की, मेरे ख्याल में कार्डिनल नंबर भी आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। अब एक कुछ और वर्ड है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये वर्ड भी बार बार आएंगे और बार बार ये वर्ड आपको परेशान करेंगे, तो इसमें आपको क्लैरिटी डेवलप कर लेनी है। एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंस। एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंस सेट। समान समुच्चय, एक समरूप समुच्चय, ये 2 तरह के सेट होते हैं, इक्वल और इक्वली। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या? अगर 2 सेट एक जैसे हैं तो इक्वल हैं। अगर 2 सेट एक जैसे हैं तो इक्वल हैं, और अगर 2 सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो इक्विवेलेंट है। एक सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, इक्विवेलेंस है। जो एलिमेंट ए में है वही बी में है, दोनों इक्वल हैं। अब जैसे मैंने एक सेट लिख दिया ए 1 4 6, एक सेट बी लिखा 6 1 4। एक बात क्लियर रखे थे, बात करना, कुछ बच्चों को ये 2 सेट अलग अलग लगते हैं। 2 सेट अलग अलग नहीं है, दोनों सेट एक जैसे ही है। आप कहेंगे सर इसमें तो 1 4 6 लिखा पड़ा है, इसमें 6 1 4 मिला हुआ है, अलग अलग दिख रहे हैं। तो ठीक अलग अलग रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 4 6। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 6 1 4। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 4 6। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 6 1 4। एक जैसे ही तो है। सेट में सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो 1 2 3 का मतलब है वही 2 3 1 का है, वही 3 1 2 का है। सेट में सीक्वेंस की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो ये बात बहुत क्लियर रखिए, सेट में सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस नहीं होती। हाँ वो बात अलग है, जब हम लिखते हैं तो सीक्वेंस में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक चीज़ें हमेशा याद रहती हैं तो हम सिस्टमेटिक लिखते हैं उसको। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेट है उसमें सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस रहने वाली है। इसको बिल्कुल वैसा ही माने, इसको बिल्कुल वैसा ही माने, एक घर है, 2 पड़ोसी हैं, ठीक है, कोई बाहर का आदमी आया,
साहब इस घर में कितने कितने लोग रहते हैं? साहब इस घर में तो 4 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। कौन कौन रहता है? तो उसने कहा साहब एक तो साहब इसमें ये मलूक चंद रहता है, एक इसमें चुगली बाई रहती है, एक इसके अंदर राम रहता है, एक इसके अंदर रहीम रहता है। 4 लोग रहते हैं। अब दूसरे पड़ोसी ने पूछा, हाँ साहब इस घर में कितने लोग रहते हैं? साहब 4 रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? देखो इसमें एक तो रहता है रहीम, एक रहती है चुगली बाई, एक रहता है मलूक, एक रहता है राम। अब बोलो, दोनों ने अलग अलग सीक्वेंस में बोला, तो क्या इन सीक्वेंस में अलग अलग बोल देने से घर की आइडेंटिटी बदल गई है? घर में रहने वालों की आइडेंटिटी बदल गई? नहीं बदली। इसका मतलब क्या हुआ? सेट में सीक्वेंस की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती है। सेट में सीक्वेंस कैसे भी रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए मुझे, इस सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें है कि नहीं? हाँ साहब हैं। अगर हैं तो हम बोलेंगे इक्वल सेट है, और अगर इक्वल सेट है तो हम बोलेंगे A इक्वल टू B। A इक्वल टू B का मतलब क्या? A और B इक्वल सेट है। हाँ, ये इक्विवेलेंस है क्या? हाँ साहब इक्विवेलेंस भी है। इक्विवेलेंस क्यों है? इक्विवेलेंस कब कहते हैं? इक्विवेलेंस को इक्विवेलेंस को जब कहते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल है। A में 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे NA इक्वल टू NB है। कौन सा एलिमेंट हो गया? इक्विवेलेंस है। दोबारा देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूं 1 4 6 7, एक सेट ये बी बोला हमने ABCD। बोलो क्या इक्वल है क्या? अगर इक्वल तो नहीं है। इक्विवेलेंस है क्या? हाँ सर इक्विवेलेंस तो है। क्यों है इक्विवेलेंस? इसके भी 4 एलिमेंट है, इसके भी 4 एलिमेंट। एक बार अच्छे समझ में आ गया आपको? इक्वल में तो दोनों सेटों में एलिमेंट एक जैसे ही होता है। इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, देन वी से दैट दे आर इक्विवेलेंस सेट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट। ये अब आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, और मेरे ख्याल से अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इक्वल सेट क्लियर, इक्विवेलेंस सेट क्लियर, नल सेट क्लियर, सेट क्या है ये क्लियर, सेट के लिए रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड ये आपके दिमाग में क्लियर, साइन क्लियर, बिलोंग टू कब होता है, सबसेट क्या होता है, एन क्या होता है, जेड क्या होता है, आर क्या होता है, ये सब क्लियर आपके दिमाग में। देख रहे हो यहाँ तक की बातें बहुत क्लियर तरीके से आपके दिमाग में आ रही होंगी, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पक्का? क्या मान के चलूँ कि आपको सब चीज़ें आती हैं, आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही हैं। अब जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स आपको सेल्फ प्रिपेयर करने हैं, खुद तैयार करने हैं। जो मैंने पढ़ाया उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में नोट कीजिए। और ध्यान रखिए, ये जो कोरोना का संक्रमण काल है, जिसके अंदर क्लासें अब आपको घर पर मिल रही हैं, जिसमें टीचर अब आपके लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर अपनी अपनी क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में आ रहे हैं, ये आपके पास एक मौका है अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करने का। नोट्स सेल्फ ही प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि जब आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो चीज़ें आपको अपने आप लर्न होती हैं, कॉन्सेप्ट आपके अपने आप ही क्लियर होते हैं। जिस स्टूडेंट के अंदर सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन की हैबिट है, वह स्टूडेंट जिंदगी में कभी मात नहीं करता है, वह कभी भी किसी चीज़ से भटकता नहीं है। अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई या समझ में कम आई तो उसकी स्टडी में दोबारा करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और अपने नोट्स वह तभी बना पाएगा जब उसने उस चीज़ को समझ लिया। तो सेल्फ नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी हैबिट है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है, एक अच्छा मौका आप सभी के पास है, जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स सेल्फ बनाना सीख सकते हैं। तो अभी से इस पर प्रयास करना स्टार्ट कीजिए। क्लासेस जब आपको दी जा रही हैं, तो जब क्लासेस आपके सामने हैं तो कॉपी आपको लेकर बैठनी है। टीचर आपको जो पढ़ा रहा है उनको खुद नोट करना है। पहले रफली नोट कीजिए, फिर उनके फेयर नोट्स भी बनाइए। आप पहले रफ कॉपी में नोट, जब टीचर पढ़ाए पहली बार जब आपको पढ़ाए तो रफ में नोट करते जाएं, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया। उन पॉइंटों के बेस पर अपने एक फेयर नोट्स आप तैयार करना। ये जो हैबिट आपकी जब बन जाएगी तो ये हैबिट आपको किसी बहुत बड़े कंपटीशन के लिए तैयार कर देगी। नोट्स आपको सेल्फ प्रिपेयर। तो मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको इक्वल सेट बताया, मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट बताया। दोनों सेट आपको समझ में आ रहे होंगे, दोनों सेटों के अंतर आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ आपकी समझ में अब आ रही होगी। रोस्टर को सेट बिल्डर में बदलना अब आपको आ गया है, सेट बिल्डर को रोस्टर बदलना अब आपको आ गया है। क्वेश्चन की शीट जब आपके पास जाएगी, प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ डाउट्स होंगे तो आपके डाउट्स
जब क्लियर हो जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो 11वीं की स्टडी को करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं 11वीं के विषय में कुछ डिस्कशन कर लूँ आपको। सामान्यतः जो स्टूडेंट्स होते हैं जब 11वीं में मैथ्स को ऑप्ट करते हैं और जब टीचर से वो पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स में जाते हैं, डिफरेंट कोचिंग्स में वो जाते हैं, तो स्टार्टिंग जो उनका इम्पैक्ट है वो ये रहता है कि मैथ्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है। जनरली 11वीं में मैथ पढ़ लेने के बाद कई विद्यार्थी 12वीं पर जाते जाते मैथ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी कठिन चीज़ें हैं, 11वीं की जो मैथ्स है बहुत टफ सिखाई गई है। देखिए 11वीं कॉन्सेप्ट है, 11वीं में हर चैप्टर आपको एक अलग कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। जब अलग कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है तो थोड़ा सा टफ आपको लगता है, लेकिन जब 11वीं के कॉन्सेप्ट क्लियर आपके दिमाग में हो जाते हैं तो 12वीं की जो स्टडी होती है मैथमेटिक्स की वो आपके लिए बहुत आसान हो चुकी होती है, बहुत ईजी हो चुकी है। आगे कॉम्पिटिशन जो आप फेस करेंगे, आपका मन जेईई देने का है, आपका मन आगे बड़े कॉम्पिटिशन में जाने का है, जहाँ भी आप मैथ्स जब अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम जो कोर्स कवर है वो 11वीं का ही है, मैक्सिमम जो टॉपिक कवर है वो 11वीं के ही हैं। 11वीं की स्टडी बहुत मायने रखती है, बहुत तरीके से स्टडी को करना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग के साथ आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। प्लान लेने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए, प्लान लेने अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाइए, तो मैथ्स आपको बहुत ईजी लगेगी। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दावा आपको कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वीडियो आपके सामने अब ये बन रहा है, इस वीडियो में आपको केवल कन्विंस करने के लिए बात बोल रहा हूँ। मुझे आज एजुकेशन में करीब 23-24 साल हो गए, 24 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और जो बच्चे मेरी क्लास में मैथ्स से पढ़ रहे हैं या मैथ्स से पढ़ते हैं वो मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं, बहुत हंसी मजाक के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। और जो बच्चे हैं जब मैथ्स को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। हमारे यहाँ कम मेहनत में काम हो जाता है, क्योंकि हम जो मैथ्स आपको पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं। हमारा काम केवल ये नहीं है क्वेश्चन किया क्वेश्चन सोल्व करवा दिया, ये काम हम नहीं करवाते। मैं सर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाता, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जब कॉन्सेप्ट स्टडी होती है तो उसमें मज़ा आप सभी को आता है, खूब हंसी मजाक होती है, खूब हंसते हंसते खूब एक पॉजिटिव एटमोसफियर के अंदर हम अपनी चीज़ों को तैयार करते हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपको मैथ्स में मज़ा आने वाला है, आप मैथ्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने वाले हैं। मैथ्स आपकी लाइफ का एक बड़ा बेस बनने वाला है, आपके कैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट ये मैथमेटिक्स अप्लाई करने वाली है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जब आप क्लास लें तो आपने क्लासेस को रेगुलर लिया हो, क्लासेस प्रॉपरली हों, और जिस तरीके से आपसे काम करने के लिए कहा जा रहा है उन कामों को आपने फॉलो किया। अगर आप यह नहीं करते हैं, टाइमली अपने वर्क को पूरा नहीं करते हैं, तो ये मैथ्स जितनी ईजी तरीके से अब आपको समझ में आती है, धीरे धीरे यही मैथ्स आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स को भी हम हंसते हंसते किस तरीके से हम सीख पाएंगे, किस तरीके से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट ले करके बड़े कंफर्टेबल तरीके से मैथमेटिक्स में आगे बढ़ पाएंगे। अरिहंत क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म आपको ये क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि आपने जो बातें आपको बताई गई हैं उनका अनुसरण आपने किया हो। कल एक वीडियो मैंने आप सभी के पास भेजा था, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप क्लासेस स्टार्ट करें सर्वप्रथम जरूरी है कि आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करें, ईश्वर के प्रति धन्यवाद आप जरूर करें, गुरु के प्रति हमेशा आदर का भाव रखें। इन तीनों भावों को फॉलो करते हुए आपको क्लासें लेनी है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ मिस है तो निश्चित तौर पर आप अपने कैरियर में कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जरूरी है, ये अरिहंत क्लासेस का बेसिक सिद्धांत है, जरूरी है कि अपने माता पिता को आपने नमस्कार जरूर किया हो, अपने माता पिता को चरण स्पर्श आपने जरूर किया हो, और उनको पता हो कि अब आप अपनी क्लासों को स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम पर उठिए, नहा धो के क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए। बाई चांस अगर वो क्लासें आपने ली एक बार में समझ में नहीं आई तो वो अभी वीडियो आपके पास डाउनलोडेड हैं, आप उन्हें वापस देखकर भी वापस उस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अभी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहे हैं, और जैसे ही 7 डेज पूरा होगा
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा पूरा हो जाएगा। ये क्लासेज लाइव अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेज में क्लास यहाँ चल रही होंगी और उसी समय पर वो क्लासेज आपको मिल रही होंगी। वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 7 डे केवल ट्रायल क्लासेज हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेज, उनमें हो सकता है कुछ क्लासेज के बीच में हम आपको लाइव क्लासेज दे दें। रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जा रही हैं, आप इनका अनुसरण पूरी तरीके से करें और रेगुलर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।